नमस्कार, मैं हूं मुकेश उंदेसा और आप देख रहे हैं जालोर का खास कार्यक्रम खास शख्सियत। आज हमारे साथ में जालोर के वरिष्ठ पत्रकार और एक लंबे अनुभव के साथ जिले में एक सामाजिक सरोकार के साथ काम करने वाले हमारे साथ प्रताप नहार है। आज हम इनके साथ बैठकर बहुत सारे इनके अनुभव जानने की कोशिश करेंगे। आप 68 वर्ष की उम्र तक आपने जिस प्रकार से एक सफलता हासिल की है, कहीं आपने जीवन में बहुत लंबी उड़ानें भी ली है। आपने जोधपुर, आपने जयपुर, आपने दिल्ली में भी काम किया है। आपने कई पत्रकारिता के साथ में मीडियम में आपने अपना एक नाम बनाया है। सबसे पहले तो खास शख्सियत कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आप बताएं जीवन के वो अनुभव शुरुआती दौर में कैसे क्या था? मैं सन 1968 में जालोर आया तो उस वक्त जो है जालोर में यहाँ पे कुछ भी नहीं था। मामूली सा 1500 की बस्ती थी और उस दौरान मैं यहाँ काम करता था। उसके बाद में धीरे धीरे मुझे ऐसा लगा कि जालोर एक पिछड़ा हुआ शहर की तरह माना जा रहा है। तो हमने ऐसा लगा कि कुछ तो कुछ अपन को करना चाहिए। उसके से मैंने यहाँ पर पत्रकारिता मैंने शुरू की और जालोर में कई ऐसे काम किए जो यहाँ नहीं होते थे। जैसे उदाहरण के तौर पर मैंने यहाँ कोरियर सर्विस मैंने शुरू की है। समझे, जालोर में जब मैंने शुरू की उसमें जालोर में कोरियर का कोई नाम निशान भी नहीं था। इसके अलावा मैंने यहाँ पर जो है प्लास्टिक की थैलियों का भी शुरुआत भी मैंने की है। मैं यहाँ पर पहले कोई भी नहीं जानता था कि प्लास्टिक थैली में क्या पैकिंग किया जा सकता है। युवा अवस्था के वो पल बताओ जिसमें जालोर में जब आप शुरुआत में आए, क्या सड़कें थी, किस प्रकार की यहाँ की बसों की व्यवस्था थी, किस प्रकार से चिकित्सा की व्यवस्था थी? जालोर में कितना बदलाव आप अभी देखते हैं? जालोर में उस समय यहाँ कुछ भी नहीं था। यहाँ पर जो है ट्रेन में जब आते थे तब ट्रेन से आने से भी यहाँ पर जो कोई सवारी वगैरह नहीं मिलती थी। सिर्फ 3 टांगे यहाँ चलते थे और ट्रेन से उतरने के बाद सामान तो प्लेटफॉर्म भी रखते थे और सबसे पहले तांगे को पकड़ने के लिए हमको जाना पड़ता था। उस टाइम में सड़कें भी अच्छी नहीं थी। जोधपुर जाने के लिए कम से कम 7 घंटे लगते थे और बसें भी चलती थी कि बस की जो सीट है वो पकड़ के बैठना पड़ता था ताकि क्या उछल के बस की ट्रेन से टक्कर नहीं खा जाए। और जो है यहाँ पर ऐसा कुछ शाम को 6 बजे बाद में गुप अंधेरा होता था। तिलक द्वार जो है उसके बाहर या सूरज पोल के बाहर लोग 6 बजे बाद बाहर नहीं निकलते थे। हम लोग बस पुराने बस स्टैंड पे ही रहते थे। पुराना बस स्टैंड एक था, उस वक्त बसें भी यहाँ से ही चलती थी। और उस जमाने में जो है जालोर में ऐसा कुछ विशेष था ही नहीं। फ़ोन भी जिसके घर में होता था लोग मानते थे कि बहुत बड़ा आदमी है, जबकि फ़ोन करने के लिए वो नंबर बोलने पड़ते थे, कॉल बोलना पड़ता था वो वहाँ पे। तो इसी हिसाब से आप आए उस समय शिक्षा के हालात, अब के शिक्षा के हालात में आप कितना बदलाव देखते हैं? जालोर में उस समय में शिक्षा भी बहुत कम थी और इसीलिए शिक्षा के क्षेत्र में जालोर हमेशा पिछड़ा हुआ रहा है। आज तो बहुत कुछ सुविधाएं यहाँ लोगों को, बच्चों को मिल रही है। उस जमाने में तो सिर्फ 2 स्कूल थे, एक गर्ल्स था और एक जेंट्स स्कूल था। तो उसमें बच्चों का स्कूल था, मतलब उसमें शिक्षा के क्षेत्र में भी यहाँ कुछ ऐसा कोई विशेष था नहीं और बच्चे भी पढ़ने में कम इंटरेस्ट लेते थे। उसके बाद में ये सर्व शिक्षा अभियान और ये जो अभियान शुरू हुए उनसे लोगों में पढ़ाई के बारे में क्रेज आया और लोगों ने पढ़ना शुरू किया। तो आज तो काफ़ी कुछ बदलाव दिख रहा है। चिकित्सा के क्षेत्र में अपन बात करें कि 1968 में किस प्रकार की चिकित्सा की बात होती थी और अब आपकी उम्र के साथ साथ जैसे आपकी उम्र ढलते गई कितना बदलाव आप देखते हैं और कितनी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ आज के इस दौर में आप देखते हैं? जालोर में चिकित्सा के क्षेत्र में भी एक ही यहाँ पर अस्पताल था और उस अस्पताल उस समय भी यहाँ पर कोई चिकित्सा विशेष नहीं थी। जो डॉक्टर थे वो वहाँ पर जो है वो लोगों को देखते थे और वहाँ पे वो था दवाइयाँ बाहर से लेनी पड़ती थी। चिकित्सा के क्षेत्र में अब तो बहुत सारा बदलाव आया है और उसके अलावा ऐसा है कि चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत प्रगति हुई है। लेकिन सबसे बड़ी अफसोस और दुर्भाग्य की बात यह है कि जालोर अस्पताल में आज जालोर का अस्पताल एक टॉप मोस्ट अस्पताल के रूप में है जिले में, लेकिन उसके यहाँ जो साधन है, जो ये अस्पताल में जो सुविधा होनी चाहिए वो सुविधाएं यहाँ पे नहीं मिल पाती है। इन सब का कारण है कि यहाँ पे व्यवस्था है ही नहीं। 50 लोगों ने, कई नेताओं ने, कईयों ने खूब कोशिश की है
हमने भी खूब कोशिश की और अस्पताल के बारे में लिख लिख के हमारे हाथ के अंगूठे की उंगलियां घिस गई है, लेकिन अस्पताल में आज तक कुछ नहीं है। अभी तक कोई अस्पताल में बदलाव नहीं आया। सब राजनीति को किस रूप से आप देखते हैं? जब आप युवा अवस्था थे तब भी आप चुनाव के पर्चे लेके आप झंडे बंदर के साथ आप घुमा करते होंगे, और अब आप एक अच्छे वरिष्ठ पत्रकार के रूप में जाने जाते हैं। क्या हालात अब और तब कितना बदलाव है? जालौर की राजनीति भी हमेशा पिछड़ी रही है। यहाँ पर भी लोग राजनेता लोग जो है कभी भी उन्होंने जन सेवा के बारे में नहीं सोचा। जब भी कभी राजनेता यहाँ आए, वो यहाँ पे जैसे संसद है तो हमेशा बाहर के क्षेत्र के लोग आए और उन्होंने हमेशा यहाँ पर लोगों से वोट लिए, लोगों को बेवकूफ बनाया और बाहर चले गए। जालौर के सांसद बूटा सिंह देश की राजनीति में गृह मंत्री के पद पे रहे। आपने भी उनके साथ एक पत्रकारिता का रूप भी उनके साथ अपनाया होगा, व्यक्तिगत आप जिले के निवासी का रूप भी अपनाया होगा। क्या कारण है कि वो भी विकास नहीं करा पाए जबकि वो देश की राजनीति में अहम पद पे थे? बूटा सिंह जी राज्य में यहाँ देश के गृह मंत्री रहे। उस जमाने में भी क्या है, लोगों को एक्चुअल में क्या है कि जालौर के लोगों की मानसिकता कुछ इस टाइप की है कि ये लोग सिर्फ अपना ही काम देखते हैं। ये लोग सिर्फ घर की नाली खराब है, सड़कें खराब है कि वो है, वो नहीं देखते। जबकि बूटा सिंह गृह मंत्री थे और उस टाइम जो चाहे वो करा सकते थे। और बूटा सिंह का एक वकील था, नाम तो उसका मुझे याद नहीं है अभी, लेकिन वो मेरा दोस्त था। वो मेरे को रोज कहता था कि भाई साहब इन लोगों को वहाँ पर भेजो, जो दिल्ली भेजो, और उनको कहो कि कोई बड़ा प्रोजेक्ट इनको बताए ताकि बूटा सिंह उसको अभी आज की तारीख में करा सकते हैं। लेकिन लोगों को यहाँ भी यही मानसिकता थी। तब लोगों की जब ऐसी मानसिकता थी तो हमारे नेता लोग भी उन लोगों को समझ गए और उन लोगों ने भी जो है अपने हिसाब से काम किया। सिवाय ये कि भाई अपना फायदा देखा, निजी स्वार्थ देखा, उसके अलावा दूसरा कोई काम उन्होंने नहीं किया। आप सब पत्रकारिता के बारे में बताएं, कैसे आपकी पत्रकारिता की शुरुआत हुई? किस प्रकार से आपने जिले से बाहर भी पत्रकारिता की, आपने राष्ट्रीय स्तर के समाचार पत्रों में पत्रकारिता की? वो शुरुआत के पल बताएं जो आज की पत्रकारिता में आपको कहीं कहीं नजर नहीं आती। जिले में मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ पर बहुत सारी कमियां थी, इतनी जन समस्याएं थी, तो उनको लेकर के मुझे ऐसा लगा कि अपन को भी कुछ इसमें करना चाहिए ताकि कुछ सुधार है, जनता कुछ जागृत हो गए, कुछ हुए। तो ये सब सोचते सोचते जब मैंने सोचा तो मेरे स्टार्टिंग में पत्रकारिता करने का दिमाग में आया। वैसे मैं कॉलेज लाइफ से और लिखने का, नाटक करने का, नाटक लिखने का, कविता लिखने का मेरे को शौक रहा है। तो लिखने का मेरे को शौक था ही, तो मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ अपन लिखें। उस जमाने में जो है बालोतरा से एक वीकली अखबार निकलता था, लॉन्ग पोस्ट उसका नाम था। तो मैंने शुरुआत में उस अखबार से पत्रकारिता शुरू की। उसके बाद में धीरे धीरे मुझे लगा कि भाई ये तो वीकली अखबार है और वो है, तो मैं धीरे धीरे आगे आगे बढ़ता रहा। धीरे धीरे मैं नवज्योति मैंने किया, राष्ट्रदूत में मैंने किया, पंजाब केसरी मैंने किया, पंजाब केसरी में रहा। फिर धीरे धीरे हमारे एक तरह से गुरु जी समझ लीजिए, राजकुमार जी भंडारी, वो जोधपुर आए और उन्होंने कहा यार तुम दैनिक अखबार से जुड़ो, मेरे साथ जुड़ो, तो ताकि तुम्हारा हो। तो मैं उस रूप में दैनिक प्रतिनिधि से जुड़ा। दैनिक प्रतिनिधि से जुड़ने के बाद में मैंने यहाँ पे काफ़ी साल प्रतिनिधि से काम किया। फिर भी मेरे को संतोष इसलिए नहीं हुआ कि वो दैनिक प्रतिनिधि का सर्कुलेशन बहुत कम था। तो मैंने सोचा कोई ऐसा अखबार पकड़ा जाए ताकि उसका सर्कुलेशन ज़्यादा हो, अपनी बात लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा तक पहुँच सके। तो फिर मैंने राजस्थान पत्रिका में ज्वाइन किया। राजस्थान पत्रिका में 10 साल काम किया और मैंने खूब सारी यहाँ पे लोगों की समस्याएं के बारे में लिखा, बहुत किसी लोगों से किया। कुछ वहाँ से वो सहूलियत भी हुई, कुछ लोगों को समस्या से निजात भी मिली, कुछ लोगों को हुआ। और उस जमाने में जो पत्रकारिता थी वो एक वास्तव में पत्रकारिता थी। हम लोग पत्रकार कमाने के लिए पत्रकारिता नहीं करते थे। हम लोग हमारे ठीक है घर का गुजारा चल जाए, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं करते थे। हम लोगों की जन समस्या को उठाते थे, एक मिशन के रूप में हम काम करते थे। और उस समय पत्रकार भी 3-4 हुआ करते थे। तो उसके बाद में जो आज की पत्रकारिता है, उस टाइम की पत्रकारिता में तो बहुत फर्क है। हम लोग ने जो काम किया वो हमेशा जन सेवा को समझ के किया, जनता की समस्या को समझ के किया। अब लोग करते हैं पैसे को लेकर के। लोग बात क्या है, देखते हैं कि इसमें को कितना फायदा मिलेगा, कितना पैसा मिलेगा, क्या होगा। आजकल सारी पत्रकारिता इस तरफ से जुड़ गई है। लोग बात ये जो पत्रकार दूसरे अखबार लोग हैं वो अपने संवाददाता भी इसी हिसाब से बढ़ाते हैं ताकि यहाँ पर एक ऐसा चलता है कि बस उनका तो एक ही ध्येय है कि अखबार डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, उससे वो कमाई करेंगे। तो ये सब होता है। अब
बहुत सारी आपने बातें बताई, जीवन को लेकर बातें बताई, पत्रकारिता को लेकर बातें बताई। ऐसी बात जो आपके मन में अभी तक एक पीड़ा के रूप में, एक दर्द के रूप में है और उसको आप साकार नहीं कर पाए, ऐसी कुछ बातें? जालोर में जो है, मैंने हमेशा से सोचा कि जालोर एक अच्छा स्वच्छ नगर बने, लोग वहाँ यहाँ आराम से रहें, लोग वहाँ यहाँ संतोष हो, लोगों को जन समस्याएं उनके यहाँ पर नहीं हो। इस लाइन में मैंने हमेशा काम किया, लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि हम लोग कितना भी कोशिश करने के बाद जालोर की जनता को जागृत नहीं कर सके। आज भी स्थिति यह है कि जन समस्याओं को लेकर के किसी भी रूप में कोई धरना प्रदर्शन वगैरह या कुछ भी होता है तो आम जनता का जुड़ाव नहीं होता है। इसी तरह से राष्ट्रीय कार्यक्रम जो होते हैं गवर्नमेंट की तरफ से किए जाते हैं, उसमें भी जन समस्या का जुड़ाव, जन लोगों, आम जनता का जुड़ाव नहीं होता है। और आम जनता का जुड़ाव नहीं होने के कारण जो भी समस्याएं अखबार वाले, पत्रकार वगैरह जो भी उठाते हैं, वो सब आपने पढ़ी, मैंने सुनी और बात कर। आपको लगता है कि कई प्रशासनिक अधिकारियों में वो एक स्फूर्ति, वो जोश नहीं है कि जिले के विकास को लेकर, जिले के एक सामाजिक सरोकार को लेकर एक कुछ नई पहल करें? ऐसे बहुत कलेक्टर आए हैं, बहुत सारे ऐसे पुलिस अधीक्षक आए हैं, ऐसे बहुत सारे अन्य अधिकारी भी आए हैं जिन्होंने विकास को लेकर हमेशा प्रथम दृष्टया कुछ न कुछ पहल की हो। अब आपको लगता है कि वो अधिकारी होने चाहिए जो जिले के विकास को लेकर कुछ अच्छा काम कर पाए, या कहीं दिन आपस में कुछ कमियां हैं जनता के बीच से, प्रशासन के बीच में, या ऐसे कुछ नेता नहीं है जो कहीं मध्यस्थता या आपसी सामंजस्य की बात अपन करें? ऐसा है कि जालोर में खूब अफसर आए, काफ़ी लोगों को हमने देखा, काफ़ी लोगों से हमारा संपर्क भी था, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जो यहाँ पर की जो राजनीति है वो इस टाइप की है कि यहाँ के लोग, यहाँ की राजनीति सब स्वार्थ के ऊपर ही चलती है, वो अपने सिर्फ निजी स्वार्थ के अनुसार चलते हैं। इस कारण से क्या होता है कि जो आदमी विकास को लेकर के यहाँ आता है, समझे, जैसे विकास को लेकर जो कलेक्टर आता है, जो विकास की बात सोचता है, वो ज़्यादा दिन यहाँ टिक नहीं पाता। कारण ये है कि ये लोग, नेता लोग वगैरह क्या सोचते हैं कि अगर ये जो से काम किया और इसने ये तो हमारा काम करने लग गया, तो हमारा काम करने तो हमको कौन पूछेगा। तो ये चक्कर इसलिए क्या होता है कि जितने भी लोग जैसे कलेक्टर आए, जैसे शिखर अग्रवाल आया, वो एक मतलब विकास को लेकर के बात करने वाला, ऐसे अपने धारीवाल जी कलेक्टर थे, जो भी एक रिछपाल धारीवाल जी थे, वो भी विकास की बात करते थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने विकास की बात शुरू की इमीडिएटली उनका ट्रांसफर हुआ। इसी तरह से राजेंद्र विशाल जी थे, जो वो हालांकि वो अपने विकास की बात जैसे करते थे, तो इन लोगों की जो पकड़ थी, इन लोगों ने जो जनता के साथ में जाकर के विकास की बात करना शुरू किया, विकास का काम करने के इन्होंने सोचा, उसके पहले इनका ट्रांसफर कर दिया गया। उस ट्रांसफर करने का कारण सिर्फ हमारे लोग, जो राजनेता लोग हैं, जो हमारे नेता लोग हैं, जैसे विधायक है, सांसद है, ये सिर्फ ये चाहते हैं कि लोग हमको ही पूछें, इसके अलावा किसी और को नहीं पूछते। तो जब भी जब कलेक्टर वगैरह इस तरह की बात करते हैं तो ऐसा होता नहीं। इसलिए क्या है कि हमेशा हम लोग, हमारा जालोर, हमारा जिला पिछड़ा हुआ रहता है। नहीं, आप ये कहना चाहते हैं कि कहीं न कहीं विकास पर राजनीति भारी पड़ी है, तो क्या जालोर की जनता कभी इस बात को समझ ही नहीं पाई कि वास्तव में राजनीति अधिकारियों के साथ नहीं होकर जनता के साथ हो रही है? अधिकारी तो आपके 2 साल 3 साल का कार्यकाल पूरा करके चला जाएगा, लेकिन उसकी जो पीड़ा कहीं न कहीं जो है वो जिले की जनता को भुगतनी पड़ेगी। ऐसा कभी आपको लगा और आपने कभी जन नेताओं से बात की क्या? ऐसा होता है ना, मैंने आपको यही तो बता रहा हूँ कि एक्चुअल में ये सब जो जनता के साथ थी, सब अन्याय होता है। आपको उदाहरण के तौर पर बताऊं, सुंदेला तालाब की विकसित करने के लिए, इसके यहाँ चलाने के लिए कम से कम 15 साल पहले मैंने खबर दी थी और उस वक्त ये सारा प्लान बना था। लेकिन क्या है कि हमारे राजनेता, जब भी इसके विकास की बात होती है और जो लोग स्वयं सेवक हैं या जो लोग करना चाहते हैं, विकास करना चाहते हैं, वो जब भी इसमें बिड़ा उठाते हैं, उसमें राजनीति घुस जाती है। राजनीति जैसी घुसी और मामला खत्म। आज तक जो है कम से कम 15 साल से मैं ये देख रहा हूँ, तो ये सब हो रहा है। मारवाड़ भामाशाह दानदाताओं की एक नगरी कहा जाता है, तो कहीं न कहीं आपको लगता है कि प्रशासन से ज्यादा, राजनीति से ज्यादा भामाशाहों को कहीं कहीं बढ़कर भाग लेना चाहिए? क्या कारण रहा कि भामाशाहों ने कभी पहल नहीं की? भामाशाहों ने हमेशा पहल की है, भामाशाहों ने हमेशा सहयोग दिया है, लेकिन वही बात, वहाँ की बात आके अड़ती है। आपको मैं उदाहरण बताता हूँ, जालोर का अस्पताल।
जालोर का जो जिला अस्पताल है उसके अंदर भमासाओं ने ये जो बिल्डिंग पूरी बना के दी है। आपको ताज्जुब होगा कि जब वो बिल्डिंग बनाने के लिए यहाँ बना रहा था तो उसको सहयोग देने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। वो कम से कम 20 बार पत्रकारों के पास में आया होगा कि भाई साहब को सहयोग दिलाओ तो मैं यह पूरा करूँ। अंतोगत्वा उसने अपना जो है ये काम पूरा किया। पूरा करने के बाद में बूटा सिंह जी यहाँ पे उद्घाटन करने के लिए आए। उस टाइम बूटा सिंह जी सांसद थे और आपको ताज्जुब हो गए सुन करके वो भमासा यहाँ आने को तैयार नहीं था। उसने कहा कि भाई मेरे को तो इतना मुश्किल से तो मैंने बनाया, पिंड छुड़ाया ऐसा पैसे देने के बावजूद, लेकिन मेरे को कोई वहां से सहयोग नहीं मिला। अब ठीक है हो गया, फिर बड़ी मुश्किल से हम उसको यहाँ ले गए और उसका स्वागत सम्मान वगैरह किया। कहने का मतलब कि भमासा तो बहुत तैयार है, जालोर जिले में भमासा की कोई कमी नहीं है और वो खरबों रुपये यहाँ देने को लोग तैयार, लेकिन उनका सही यूटिलाइज नहीं होता है और उनको पूरा सहयोग नहीं मिलता है। तो इसलिए वो लोग बेचारे पीछे रह जाते हैं, पीछे हट जाते हैं, वो लोग फिर करते नहीं है। इसलिए ये सबसे बड़ी यहाँ समस्या है। आप हैं प्रतापनाथ जिले के वरिष्ठ पत्रकार के नाते आज हमने इनसे बहुत सारी बातें की। खास शख्सियत के नाते हम अगले एपिसोड में एक नए चेहरे के साथ एक बार फिर हाजिर होंगे। कैमरामैन नरपत चौहान के साथ मुकेश सुंदेसा, वीरम टीवी न्यूज, जालोर।